नमस्कार। पॉडकास्ट इसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं क्योंकि इस वक्त राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। खींवसर, झुंझुनू, देवली, उनियारा, ये 3 विधानसभा ऐसी है जहां पर खासा तौर पर लोगों की नजरें जो है वो टिकी रहती है। फिलहाल हमारे साथ में पॉडकास्ट में शामिल हैं महेंद्र जी बिश्नोई। करीब 13 सालों से पत्रकारिता करते नजर आ रहे हैं। अखबार में किया है, सोशल मीडिया पे देखते हैं हम इनको, टीवी चैनल पर ये आते हैं और सरपंच के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, तमाम प्रधानों के चुनाव हो या छोटे से छोटा इलेक्शन हो या बड़े से बड़ा इलेक्शन हो, इसमें अपना ओपिनियन हर बार कुछ ना कुछ ये देते हैं, कुछ ना कुछ नयापन ये निकाल के लाते हैं। तो इस पॉडकास्ट में आप महेंद्र जी बिश्नोई को भी देखेंगे और मुझे भी देखेंगे। मैं हूं सुनील तिवारी। तो शुरू करते हैं आज की पॉडकास्ट को। नमस्कार महेंद्र जी। नमस्कार सुनील भाई। क्या चल रहा है इस वक्त आपके, बताइए। अभी तो चुनाव की तैयारियां चल रही है। राजस्थान की 200 सीटों में, बाकी ज्यादातर सीटों पे 5 साल में एक बार आचार संहिता लगती है, विधानसभा वाली और या लोकसभा वाली। अपने यहाँ बार बार लगती है। अपने तो यहाँ लगना ही वाजिब है। तो क्योंकि अपने यहाँ 2.5 साल से चुनाव आ जाते हैं। हाँ, कई सस्पेंड हो जाते हैं, कई वापस आ जाते हैं। पहले विधानसभा का चुनाव, फिर बाई इलेक्शन, फिर लोकसभा आ गया, फिर बाई इलेक्शन आ गया। तो अपने क्या आचार संहिता रहती ही रहती है। और अभी सरपंचों के आने वाले हैं, सरपंचों के आने वाले, फिर नगर परिषद के। तो अपन तो आचार संहिता झेलने वाले लोग। तो अपन इस चुनाव को ये भी कह सकते हैं आचार संहिता वाला चुनाव। तो ये आचार संहिता लगती है ना अपने यहाँ। हाँ, कि फर्क है बाकी विधानसभाओं में और यहाँ कि बार बार जब बाई इलेक्शन होते हैं तो उसका असर रहता है। 2 टाइम तो हो गया, ये दूसरी बार है। दूसरी बार जब खींवसर का पहला बाई इलेक्शन हुआ और अब ये दूसरी बार हो रहा है। और शायद अगर ये कंटिन्यू हुआ तो ये तो परंपरा हो जाएगी। ये तो परंपरा जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से परंपरा तो लग ही रही है ना। अब 7 जो सीटें हैं जहाँ बाई इलेक्शन है, तो वहाँ बहुत सारे काम तो देखो सरकारी रुक गए। अब आज की बात करते हैं, आज गुरुवार है, तो आज सब जगह जिला स्तरीय जन सुनवाइयां होनी थी, लेकिन सारी रुक गई सब जगह। बहुत छोटी सी बात है कहने के लिए, लेकिन ये अपने आप में बड़ी बात है सामने उन लोगों के लिए जो लोग गाँवों के हैं ना, वो नागौर तक आते हैं या बाकी जगह जहाँ आचार संहिता लगी हुई है। कोई बिजली का काम, कोई सड़क, कोई कुछ तमाम छोटे बड़े कागज लेकर आते हैं ना। मोटे तौर पर ये कहा जाता है कि कलेक्टर की जब जन सुनवाई में जाते हैं तो काम हो जाता है, लेकिन यही रुक गए। अब तो रुकने ही है आचार। एक बार तो 25-30 ठीक है ना। तो गांव वालों को क्या है, अभी काम नहीं करेंगे तो क्या, चुनाव आ गया ना, भागदौड़ करनी है। गाँव भंडारे शुरू हो जाते हैं गाँव में चुनाव आते ही। अभी क्या, गाँवों के लोग, ज्यादातर लोग जो ग्रामीण बेल्ट है, चाहे खींवसर हो, नागौर हो या कोई और हो, सब खरीफ की फसल में लगे हुए हैं। तो बहुत सारे लोग तो मूंग पाट रहे हैं इस वक्त, है ना, या काट लिए उनको समेट रहे हैं, ये काम चल रहा है। या कोई डोके बांट रहे हैं। हाँ, ये अभी ये चीजें चल रही है। तो अभी गाँव के लोगों के पास देखो अभी तो टाइम है नहीं। वो इसलिए नहीं है क्योंकि अभी लोग उस काम में लगे हुए हैं। और होगा क्या कि शुरुआत के 4-5 दिन अभी ठंडे रहेंगे, जब तक टिकट नहीं हो जाती, सामने नहीं आ जाता, जब तक चीजें एकदम क्लियर नहीं हो जाती, तब तक गाँव के लोग भी अपना काम निपटा लेंगे। देखिए, मैं खींवसर में तो देखिए टिकट का क्या है, कांग्रेस बीजेपी तो ठीक है, बाकी आरएलपी तो सामने रहेगी। तो इसी को लेकर सवाल मैं पूछ लेता हूं आपसे पहले। और सीट है खींवसर, आपके नजरिए में क्या गणित चल रही है खींवसर में इस वक्त? आज की तारीख में बड़ी सिंपल बात है, तीनों ही पार्टियां चुनाव मैदान में रहेगी, ये मोटा मोटी लग रहा है खींवसर। और कम से कम हनुमान बेनीवाल के जो 2-4 बयान आए थे, नाम नहीं लिया उन्होंने डोटासरा का, लेकिन गमछे वाला, डांस करने वाला, ये जो बातें कही, उसके बाद ये क्लियर लग रहा है कि तीनों ही पार्टियां चुनाव में रहेगी। पहले ये सोचा जा रहा था कि भाई जब इंडिया गठबंधन में है आरएलपी लोकसभा में, तो फिर यहाँ भी हो सकता है इस तरह की संभावना थी, लेकिन अब ऐसा लगता नहीं, क्योंकि जब आप इतनी तल्ख बातें होती है, एक बंदा बिल्कुल तल्खी से कह रहा है, सब कुछ कह रहा है, मतलब क्या अब बचा क्या कहने के लिए, वो तो सारी बातें कह दी जो कहनी थी, बात आ गई और क्या, ठीक है। और दूसरा बंदा ये कह रहा है कि नहीं वो तो हमारा भाई है, वो हमारा ही नेता है, वो हमारी पार्टी का नेता है, ऐसे बोल रहे थे वो। ऐसे वो बोला ही था उन्होंने।
अब पता नहीं ये कैसा भाईचारा, मैंने एक रिपोर्ट भी तैयार की थी इस पे। डोटासरा जी मेरे को लग रहा है ये कैसा भाईचारा, मैं तुझे रोज डायलॉग देता हूँ, हाँ, तू मुझे भाई साहब के, ये तो भाईचारा भाई विचित्र है। ये हनुमान बेनीवाल का खौफ होता है भाई। हाँ, सही तरीके से देखें तो ये तो खौफ है, ये दोनों पक्ष है इसके, लेकिन खौफ ज्यादा दिख रहा है। खौफ ज्यादा है, उनको ये शायद लग रहा होगा, अपन संभावना ही जता सकते हैं कि कहीं परेशानी नहीं हो जाए आगे। तो ये तो हनुमान बेनीवाल अक्सर कहते हैं ना कि मैं ही हूँ जो कांग्रेस को कहता हूँ आप हरा दूंगा, जिता दूंगा, कुछ भी कर दूंगा। वो तो रहता ही है, उनका फिक्स है। एक्चुअल में हर पार्टी का जो नेता होता है वो अपनी तरफ से ही कोशिश करता है। वो कहाँ कहेगा कि मेरी वजह से कुछ नहीं हो रहा है। हाँ। हर आदमी यही कहेगा ना, जो राजनीतिक पार्टी लेके बैठा है वो यही कहेगा कि मैं ही कर पाता हूँ, सारा मैं ही करता हूँ। तो सिंपल बात है, उनको कहना ही चाहिए ना। और वो अकेले भी तो है ना, हनुमान बेनीवाल वो खुद ही कहेंगे, दूसरा उनका कौन कहेगा? और कौन कहेगा? हाँ। उनके वो तो स्पोक पर्सन ही वही है। हाँ, मेन मालिक है वो इस वक्त सबके, ओनर भी वही है। हाँ। दूसरा वो क्या कहते हैं कि सुप्रीमो, डिसीजन मेकर भी वही है। हाँ, सारा उनको ही करना है, सब कुछ उनको ही करना है। वो जाहिर सी बात है, उनको कहना पड़ेगा। और कहते ही है वो कि उन्होंने कहा ना, मान लीजिए महेंद्र जी, जैसे मान लीजिए गमछा वाला कह दिया या मथिरा का भारा कह दिया, कभी कुछ भी। देखो हनुमान बेनीवाल को छूट है, वो कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है भाइयों। हम तो कमेंट बॉक्स में भी आप कुछ भी कह सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कहने वाले आपको, है ना। तो उनको सब छूट है, वो कुछ भी कहते हैं। फिर भी अगर मान लो गठबंधन हो गया तो फिर क्या, डोटासरा की चली या फिर बाबोसा की, अशोक गहलोत? एक्चुअल में गठबंधन कांग्रेस में यहाँ से नहीं हो सकता। आपको याद है तो जब पिछली बार आरएलपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की चर्चाएं चल रही थी, तो मुझे अच्छे से वो चीजें याद है। जब आप झेलते हो ना तब आपको चीजें ज्यादा याद रहती है, ठीक है। तू समझ गया होगा मेरी बात को। हाँ, मैं समझ गया उसको। मैं रोज ये कहता था कि ये गठबंधन होगा, हाँ ठीक है। कम से कम मैंने 20 दिन कहा, 20-22 दिन, उससे ज्यादा भी कहा, 3-4 दिन मैंने कम कहा था, ठीक है। हाँ, मैंने लगातार ये कहा कि ये गठबंधन होगा। तो नीचे कमेंट बॉक्स हो या अपन यहीं के रहने वाला, हाँ, इधर के नेता हो या कोई जुड़े हो, तो सारे लोग ये कहते थे कि तू क्या बोल रहा है। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि ये हो ही नहीं सकता। हाँ, वो संभव नहीं था ना उस समय। नहीं संभव था। हाँ, देखो अब उनके आप भूल जाते हैं, खुद बेनीवाल भी कहते हैं या बहुत सारे नेता आजकल मानते हैं कि पब्लिक बहुत जल्दी चीजों को भूलती है। याद ही नहीं रहता कि 6 महीने पहले क्या हुआ था। पब्लिक को हर बार नया ट्रेंड चाहिए ना? नया चाहिए, लोग पुरानी बातों को भूल जाते हैं। अब तो लोग उस बात को भूल गए कि तब कांग्रेस की क्या स्थिति थी। देखो आज तो कांग्रेस को यह कहा जाता है कि राहुल गांधी, रागा, ये कितनी चीजें हो गई है ना, मजबूत हो गई ना कांग्रेस, मजबूत हो गई है ना। हाँ। लेकिन तब कांग्रेस ऐसी थी क्या? नहीं, कहाँ थी बताओ। तो ऐसा कोई कारण ही नहीं था ना कि कांग्रेस यहाँ गठबंधन नहीं करे। कारण ही सिर्फ इतना सा था कि हरीश चौधरी या उनकी लीग से जुड़े हुए लीडर इस बात को पसंद नहीं कर रहे थे कि हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन हो। ये इतना सा कारण था। अब इतने से कारण के लिए कांग्रेस को इस सीट को तो नहीं गंवाना चाहेगी ना। और दूसरा, वो याद करो समय प्रत्याशी कौन थे, कौन जान रहा था, मुझे बताओ उनको। जो एक्स अधिकारी थे, है ना, उन्होंने अपने अधिकारी के कार्यकाल के दौरान अपनी नौकरी करी है ना। लेकिन जो प्रबल दावेदार थे कांग्रेस के, उनकी नागौर में क्या पहचान थी? कुछ नहीं थी भाई। कौन जान रहा था उनको? ठीक है, अचानक वो नाम आया, लोगों ने फोटोएं देखी, तब पता चला कि ये कोई व्यक्ति है जो कांग्रेस से टिकट मांग रहा है ना। वैसे बाकी कोई नहीं जान रहा था ना। कांग्रेस यहाँ से खाली भी थी उस समय। तो हाँ, हनुमान बेनीवाल जब टिकट या वहां गठबंधन की जब कोशिशें कर रहे थे तो लोगों को थोड़ा विचित्र सा लगा, है ना। विचित्र चीज जरूर लगी, लेकिन मेरी तब लोगों से जब बात होती थी, अपने क्या, अपना काम ऐसा, अपने को सबसे संवाद सबसे करना पड़ता है ना। तो जो साथ में लोग गए हुए थे या संपर्क वाले, ज्यादा तो क्या कुछ चीजें नहीं बतानी चाहिए ओपनली। तो अपडेट हमारे यहाँ ओपनली चलता है, आप बता सकते हैं। अपडेट जब आता था ना तो ये रोज चीजें अपडेट होती थी, वो आता था डेली कुछ ना कुछ। एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, आज 2 कदम बढ़ रहे हैं, आज 3 कदम बढ़ रहे हैं। और कांग्रेस के पास ऐसा कुछ नहीं था कि कांग्रेस ये कह दे कि हम नागौर में गठबंधन नहीं करेंगे, जबकि सबको ये पता था कि अगर ये गठबंधन होता है तो बहुत चांस रहते हैं सीट निकल लेंगे। और आखिर में यही हुआ। ये तो सबको पता थी ना कि 2 पार्टियां जब जुड़ेगी नागौर में, सीट निकल जाएगी, सीट निकाल लेगी।
पिछली बार भी बेनीवाल ने ऐसा ही तो किया था, बीजेपी के 2 पार्टियों का वोट मिलकर ही तो लोकसभा निकाली, इस बार भी ऐसा ही किया। तो ऐसा कोई कारण नहीं था तब कि गठबंधन नहीं हो। और राहुल गांधी तब ये कहते थे कि मैं देश की जितनी भी छोटी पार्टियां ना उनको हम जोड़कर मोदी से मुकाबला करेंगे। तो जब आपका लीडर ये कह रहा है कि जोड़कर मुकाबला करेंगे, तो फिर राजस्थान के नेताओं की क्या हैसियत है कि वो ये कह दे कि नहीं हम नहीं करेंगे, और फिर उनकी सुनेगा कौन? बताओ। ये भी बात सही है भाई, ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं सुनील के लिए कहूं कि सुनील अच्छा है और पास में तेरे कोई दूसरा व्यक्ति बैठा उसके लिए कहूं ये नहीं, ये बुरा है। बराबर है। तो वही बात हुई ना, फिर आखिर में फिर वही हुआ कि अशोक गहलोत ने कन्विंस किया उनको। वो वाली बात तो ठीक है, पर इसमें मजे तो हनुमान बेनीवाल के लगे ना। वो गाना सुना होगा आपने, लगे मजे मजे। बीजेपी में जाए तो मजे, कांग्रेस में जाए तो मजे, हर तरफ मजे मजे कर बैठे हैं। और फिर रागा कहो या राहुल गांधी कहो, वैसे तो पहले के एक समय हमने भी देखा था जब हनुमान बेनीवाल ने खुद पप्पू कहा था। देखो, क्षेत्रीय पार्टियों के मजे ही होते हैं भाई। हाँ, ये तो बात सही कही आपने। ठीक है, पूरे उत्तर भारत की उठा लो आप, दक्षिण भारत की तो अपन राजनीति जानते नहीं, पता नहीं वहां कैसी होती है। उधर दक्षिण की टाइप की होती है, इधर का ले लो, उधर अलग होती है। लेकिन यहाँ देखो, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां ना, इनके मजे ही होता है। फिर बाप पार्टी ले लो, हनुमान बेनीवाल वाली कोई ले लो, आप कोई भी ले लो, कहीं से भी ले लो। हरियाणा याद कर लो, पिछली बार अपने को भी एक पार्टी बना लेनी चाहिए। पहली बार पार्टी बनी, वो डिप्टी सीएम बने, राज किया 5 साल। तो ठीक है, उनकी ज्यादा सीटें आ गई तो उन्होंने राज कर लिया, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां कभी हार में नहीं रहती। क्यों सर, में 1 नंबर और 2 नंबर की जो लड़ाई है वो किसके बीच में रहने वाली है? क्या वो देखो, बीजेपी और आरएलपी के बीच रहेगी। कांग्रेस इसमें अभी नहीं दिख रही, कहीं देखो फेल हो रही, ये बहुत साफ बात है। इसमें कोई ज्यादा किंतु परंतु नहीं, क्योंकि तो कांग्रेस में कंफ्यूजन है। देखो, आपको याद है तो जो कांग्रेस की बैठक हुई थी, जब जिलाध्यक्ष जाकिर केशव, तो यहाँ के संगठन के प्रभारी जो सुजानगढ़ के एमएलए मनोज मेघवाल, ये जो लोग आए थे, हनुमान बांगड़ा कार्यकारी अध्यक्ष, इन सब ने जो बैठक ली थी, उसमें दुर्ग सिंह खिंवसर को लेकर एक टसल सी हो गई थी उस बैठक के दौरान, है ना। तो दरअसल ये तय नहीं हो पा रहा है कि दुर्ग सिंह खिंवसर कांग्रेस में है या नहीं है। ज्यादातर लोग तो मैंने सुना है वो ये कहते हैं कि वो आरएलपी के आदमी है, पर कांग्रेस से चुनाव कहने के लिए देखो कोई कुछ भी कह देता है ना। हाँ, उस चीज को कभी कोई साबित नहीं कर, मैंने तो आज तक साबित नहीं कर पा रहे। कोई दुर्ग सिंह खिंवसर और हनुमान बेनीवाल का साथ में कभी फोटो ही नहीं देगा, तो आप कैसे उन चीजों को स्थापित करेंगे? कभी नाम ही नहीं कहने के लिए तो आप कुछ भी कह सकते हो। नहीं कहते हैं, देखो ऐसे मार्केट में चर्चा रहती है कि दुर्ग सिंह जब भी चुनाव खड़े होते हैं, वहां लड़ते हैं चुनाव खिंवसर में, तो हनुमान बेनीवाल फिर घर जाते हैं और सीधा बोलते हैं कि मिठाई मंगवा लो 10,000 वोट से तो जीत गए। वो कहने के लिए देखो, कोई भी, या नागौर में क्या है कि जब कुछ हो जाता है ना, हाँ, तब पीछे से बहुत सारी गणित निकलती है, ये ऐसे हुआ होगा, ये ऐसे हुआ होगा। ज्योति मिर्धा की भी निकली होगी हर बार ही होता है ना कि जब कुछ हो जाता है पीछे से ही होता है कि या तो इसलिए हारे। अच्छा, हार के भी यहाँ 50 कारण निकलते हैं, कोई 1-2 नहीं निकलते। और जीत गए तो मजबूत तो थे ही, जीत गए तो सारे कारण फेल है फिर। हाँ, हम मजबूत, हम कमजोर थे ही नहीं, हम तो हमेशा जीतते हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता अच्छे थे, हम सब लोग अच्छे थे। हाँ, फिर तो जिसने सपोर्ट नहीं किया वो भी भाई है अपना, वो आ जाते हैं, घुस जाते हैं भैया। यही तो होता है बीच की गली में से, ये उन नेताओं के लिए जो बीच की गलियां पकड़ते हैं। अपने यहाँ यही होता है कि मुझे, आप कितने ऐसे चेहरों को जानते हो जो हमेशा दिखते हैं? मैं जानता हूँ कम से कम ऐसे 15-20 चेहरे जो हर जगह दिखेंगे आपको। अच्छा, कोई माई का लाल ऐसा नहीं जो उनके काम रोक सके। हाँ, ये बात सही है। वो जब बीजेपी आरएलपी का गठबंधन था तब भी वो लोग थे, आज जब बीजेपी का शासन है तब भी वो लोग हैं। कांग्रेस का राज था, हाँ, तब भी वही लोग थे, वो रहेंगे। देखो, उनमें कला है, समझ गई बात को? हाँ, ये तो बात इसको अपन ऐसे नहीं ले सकते कि वो चमचागिरी करते हैं ना, वो उनका अलग गणित है, वो बैठा था, उनमें कला है, हाँ, उनमें वो गुण है कि वो किसी को भी इन्फ्लुएंस कर लेते हैं ना। हाँ, जो वोट के टाइम खिलाफ था, सामने खड़ा था दूसरे नेता के साथ वोट मांग रहा था, लेकिन जब सामने वाला जीत गया तो उसके साथ जाके बैठ गए, और समय भी नहीं लगाता है, वो जल्दी जाता है। उनके गुण देखो ना, मैंने भी देखे 1-2 ऐसे, आपने कितने देखे? अब मेहनत का ना ऐसा खूब है, उनमें कितना गुण है, और वो नेता स्वीकार भी कर लेता उनको, तो उसमें क्वालिटी है ना, क्वालिटी है उन लोगों में। उसको पता है ठीक है, उधर चला गया, बीजेपी का है या कांग्रेस का है या आरएलपी का, उनमें क्वालिटी, अपने इधर आएगा तो अपन इसको चमचागिरी के नजरिए से नहीं देख सकते। मैं तो मानता हूँ उनमें गुण है। अब वो कैसा है देखो,
ये लोग कैसे लेते हैं पता नहीं, राम जाने, लेकिन मैं तो उनका गुण मानता हूँ। आपको क्या लगता है, कमेंट में बता सकते हैं महेंद्र जी की बात सही है या नहीं है, कि उनमें गुण है या वो चमचागिरी वाले व्यक्ति हैं, वो बता सकते हैं, बाकी नहीं। ठीक है, अपन खिंवसर पे चलते हैं इस बार। बेनीवाल लगे हैं, पिछले लंबे समय से लगे पड़े हैं। अभी आपने देखा होगा चुनाव की घोषणा से पहले ही वो खिंवसर के दौरों में लग गए थे, है ना, जहां दूसरे नेता थे ही नहीं। तो टिकट को लेकर क्या रहेगी, किस तरह से निकालेंगे, क्या दावेदारी करवाएंगे, किसको लाएंगे? हर भाई और पत्नी दो नाम तो सामने कीलेटी में आ ही रहे हैं, और क्या रहेगा, मतलब किस तरह से टिकट का होगा? अगर नारायण बेनीवाल को टिकट देते हैं तो क्या, आपको क्या लगता है? देखो, आरएलपी किसी को भी टिकट देवे है ना, देनी उनको परिवार में पड़ेगी। एक बात, परिवार के बाहर जाने की रिस्क आज की तारीख में छोटी पार्टियां नहीं ले सकती हमारे देश में कहीं पर भी। ठीक है, इसके पीछे का बड़ा सिंपल कारण है, लोग चाहे कुछ भी कह सकते हैं कि परिवारवाद है वगैरह वगैरह ना, वो सवाल तो उठेंगे। हाँ, तो उठेंगे, लेकिन छोटी पार्टियों के साथ दिक्कत क्या रहती है कि उनकी पार्टी टूट जाती है। लोग इस बात को याद नहीं करते कि इसका नुकसान क्या होता है। वो तो हनुमान बेनीवाल तो ज्यादा जानते हैं इस बात को। आज अगर कोई किसी दूसरे, जानते ही है, उम्मीद राम बेनीवाल चले गए उनके हाथ से, वो ले लो, पुखराजगढ़ को ले लो आप, पुखराजगढ़ चले गए, हाँ, तो वो उनके साथ तो धोखा ही है ना, ये धोखा ही है भाई। कांग्रेस के मैं लिए मानता हूँ, कांग्रेस के लिए वो बात फायदे का सौदा रही कि उम्मीद राम बेनीवाल के कारण से सांसद बन गए, वो सीट निकल गई है ना। और हरीश चौधरी का भी वो पीछा छूट गया हमेशा के लिए, बायतू वाला, नहीं तो उम्मीद राम जी सामने आ जाते थे। लेकिन किसी एक को तो नुकसान हुआ, आरएलपी के नजरिए से देखें तो उनको नुकसान हुआ। तो छोटी पार्टियां ये रिस्क नहीं लेती कि वो परिवार के बाहर जाकर किसी को टिकट दे, वो भी उस जगह से जो जहां से उनकी शुरुआत हुई है और जहां वो कंफर्म भी है, वो कतई ऐसी रिस्क नहीं ले सकते, कोई भी नहीं लेता। देखो आप अभी हरियाणा के चुनाव देखे, वहां भी जो छोटी पार्टियां इनेलो, जेजेपी, वो जीते नहीं जीते वो एक अलग गणित है, लेकिन वहां पर वो अपने ही परिवार को खड़ा करते हैं। कारण क्या है कि अगर किसी दूसरे को आपने खड़ा कर दिया, जीत गया वो और निकल गया, फिर तो वो कितने दिन रहेगा इसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। उनको फिर आप हमेशा 5 साल परेशान रहो उनको संभालने के लिए। एक तो आपने बनवाया, ऊपर से एक फिर आपको उसको संभालना पड़ेगा, उसकी जासूसी करनी पड़ती है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। कोई अगर कोई दूसरी पार्टी का आकर उससे बात भी कर लिया तो भी टेंशन रहती है। और अभी के ट्रेंड में तो 2021-22 को छोड़ो, 23-24 के ट्रेंड में तो नेता और नई नवेली दुल्हन एक समान है, कब रूठ जाए पता ही नहीं चल रहा है ना। हाँ, कौन किधर घुस रहा है, कोई बीजेपी वाले कांग्रेस में, वो उस दिन राहुल गांधी 11 बजे वो रैली कर रहे हैं, 1 बजे राहुल गांधी के पास माला पहन रहे हैं, कुछ भी नहीं मालूम चलता है। या खिंवसर में क्या है कि 2 ही दावेदार है, मुझे तीसरे दिख नहीं रहे। कोई अगर बहुत ही अप्रत्याशित कोई अगर मान लो परिस्थिति बनती है ना, तब परिवार के सीनियर सिटीजन को भी वो अवसर दे सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये नींव है, तो नींव के पत्थर किसी पार्टी के लिए मजबूत रहने जरूरी है। मकान तो चलो मान लेते हैं कि फिर से खड़ा हो जाता है, लेकिन मान लेते हैं महेंद्र जी की ठीक है, वो नारायण बेनीवाल चुनाव लड़े। अगर नारायण बेनीवाल ने खुद ही मना कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, फिर, या फिर कनिका बेनीवाल ने मना कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, ये नहीं हो सकता। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति कभी मना नहीं करता। कर दे तो क्या होगा? कर ही नहीं सकता ना, उसको राजनीति तो करनी है। अगर सुनील से मैं कहूंगी तो पत्रकारिता छोड़ दे, तो कैसे छोड़ेगा बता? तेरे को यही तो करना है पूरी जिंदगी, आप इसी प्रोफेशन में तो यही करोगे। तो वो पब्लिक में कहने के लिए बात थोड़ी होती है कि भाई मैं तो नहीं चाह रहा था ना, मैं चाह रहा था कि नए व्यक्ति को मौका मिले, ये कहने की बातें होती है, लेकिन कोई नहीं छोड़ता। देखो जब दिख रहा है ना तो कौन छोड़ेगा बताओ? सीधा एमएलए दिख रहा है उनको, चुनाव नहीं दिख रहा है। खिंवसर में आरएलपी से सच्चाई भी यही है। भाई अब तक का तो स्थिति जो रही है उसके हिसाब से तो भाई 2000 वोटों का जहां तक वो खड्डा था रेवंत राम डांगा वाला, 2000 के आसपास आ गए थे हनुमान बेनीवाल, पर अभी लोकसभा में थोड़ा अच्छा कवर किया उन्होंने। हालांकि आप कह सकते हैं कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव अलग होता है, फर्क होता है बहुत। हाँ, बट अभी क्या स्थिति रहेगी? देखो आज अपन अगर कुछ किसी नतीजे पे पहुंचे ना तो बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि कांग्रेस किसे टिकट देगी ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला। कोई इस बात को माने या नहीं माने, गठबंधन की गुंजाइश लग रही नहीं है? मुझे नहीं लग रही। देखो, और
लोकसभा का चुनाव अलग तरह का होता है, विधानसभा बाई इलेक्शन है, और यहाँ गठबंधन करे नहीं करे तो कोई, अच्छा आरएलपी को भी ज्यादा जरूरत है नहीं। जहां तक मुझे लगता है बीजेपी में एक बड़ी नेता है, नाम नहीं लेके बताता हूं मैं आपको, कांग्रेस में भी अच्छी पकड़ है, कोई नेता खड़ा करे कांग्रेस या ना करे वो भी हो सकता है, ऐसा कुछ दिमाग में बैठता है आपके? नहीं, ऐसा देखो नहीं होगा। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी में है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कांग्रेस किसी को खड़ा नहीं करे। कांग्रेस ऐसी रिस्क कतई नहीं लेगी, कतई, चाहे कुछ भी कोई कह दे, उनको प्रत्याशी देखो खड़ा करना ही पड़ेगा। सवाल ये है कि कांग्रेस जाट प्रत्याशी खड़ा करेगी या राजपूत प्रत्याशी खड़ा करेगी, तो ये दो चीजें हैं, और ये दोनों चीजें वोट को इफेक्ट करेगी। हाँ, वो करेगी, चाहे अपन माने नहीं माने, जाति बहुत मायने रखती है जब व्यक्ति वोट देने जाता है। जहां तक मुझे मालूम है दुर्ग सिंह चौहान जितनी बार खड़े होंगे उतनी बार हनुमान बेनीवाल को फायदा होने वाला। अब तक का रिकॉर्ड तो यही रहा है, अब तक का रिकॉर्ड यही है। तो इस हिसाब से तो दुर्ग सिंह चौहान को खुद को पैरवी करने की आवश्यकता नहीं, हनुमान बेनीवाल खुद ही कह देंगे दो डोटासरा जी दुर्ग सिंह चौहान को सामने खड़ा कर दो। देखो डोटासरा और बेनीवाल के तो बनती नहीं भाई, ये तो साहब को कह देंगे किसी को, अभी बनती कैसे नहीं है? अब डोटासरा जी खुद कह रहे हैं अमेठी मेरा भाई है वो। मैं आपको बताऊं, देखो दुर्ग सिंह खेमसर शायद अमेठी में जब अशोक गहलोत चुनाव प्रचार वहां कर रहे थे तो उनके साथ थे, लेकिन जब खेमसर की मीटिंग हुई थी अभी थोड़े दिन पहले, जब उसमें विवाद हो गया था कांग्रेस वालों का, हाँ। बहुत मुझे लगता है कांग्रेस ने कोई 8-10 साल बाद कोई खेमसर मीटिंग करी होगी कांग्रेस ने, हाँ, और तब झगड़ा हो गया पहली मीटिंग में, एक वो विवाद ही था, किसी ने कुछ कहा किसी ने कुछ कहा, तो वहाँ ये हुआ। कांग्रेस में तो ये चलता रहता, बड़ा नॉर्मल है। हाँ। वो राहुल गांधी कहते हैं हमारे यहाँ लोकतंत्र है, सबको आजादी है, हाँ, सबको आजादी है, आपस में कुछ भी कर सकते हैं। उस बैठक में ये कह दिया था बहुत सारे लोगों ने कि दुर्ग सिंह जी तो कांग्रेस में है नहीं है, चर्चा क्यों कर रहे हो उनकी, जबकि थोड़े दिन पहले लोकसभा चुनाव में वो अशोक गहलोत के साथ थे। अब वो है या नहीं है, तो टिकट कैसे मिल जाती है? नहीं है तो है ही नहीं, क्या होता है मुझे बताओ। कोई अगर बड़ा लीडर पैरवी कर रहा है, वो कांग्रेस क्या हो ना हो अशोक गहलोत के खास है, एक सदस्यता ही तो ग्रहण करनी होती है, कोई लंबी चौड़ी बात ही नहीं होती। तो क्या लगता है सच में इस बार कांग्रेस खेमसर में कुछ दिखाएगी जलवा अपना? जलवा तो दिख नहीं रहा, अभी नहीं दिख रहा है, आज की तारीख में तो नहीं दिख रहा। नागौर कांग्रेस में दो ऐसी जगह थी, मैंने बहुत बार ऐसा कहा कि डेगना और खेमसर, जहाँ कांग्रेस का संगठन ही नहीं है, ठीक है, ये बहुत लंबे समय से ये चीजें हुई, क्योंकि डेगना में तो रिछपाल जी सबको ले गए बीजेपी, हाँ, चलो रे भाया। खेमसर में तेजपाल मिर्दा ले गए, हाँ, उन्होंने भी सारे ठीक है, सबको ले गए, तो पीछे कुछ था ही नहीं। फिर एक नेता बचे जो ठीक ठाक, जो ब्लॉक के पदाधिकारी थे, मैं उनका नाम भूल गया, तो अभी कुछ समय पहले ही ये जाकिर गहसावत, हनुमान बांगड़ा और इन्होंने मिलकर वहां 2 ब्लॉक अध्यक्ष बनाए, जिसमें आप सोचो, एक बड़ी ताज्जुब हुआ मुझे, राजेंद्र पिड़ादा को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया, जबकि वो प्रधान रह चुके, वो विधानसभा के प्रत्याशी रह चुके कांग्रेस के, कायदे से उनको बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए थी। समझ रहे हो ना बात को? आप किसे ब्लॉक अध्यक्ष बना रहे हो यार? जो आपका विधानसभा का प्रत्याशी रह चुका है, उसको तो कम से कम अच्छा पद देते, या 2 ही मत, नहीं दो तो भी उनके कौन सा फर्क पड़ रहा है, उनको तो जानते हैं उस क्षेत्र में तो लोग। लेकिन शायद कांग्रेस ने ये सोचा होगा कि अच्छा राजेंद्र पिड़ोदा की पहचान ऐसी है, बड़े सरल शालीन, आज भी जीप चलाते हैं ना, वो पॉजिटिव व्यक्ति है, भले ही वो चुनाव में उन्हें बहुत कम वोट मिले थे, लेकिन वो है पॉजिटिव, तो किसान वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, तो उनको शायद कांग्रेस को लगा होगा कि इनको जब ब्लॉक में लगाएंगे तो ये अपना जो नेटवर्क है वो वापस खड़ा कर लेंगे। क्योंकि देखो केवल हवाबाजी से काम नहीं चलता, बूथ गांव डाणी से वोट लाने पड़ते हैं। हवा तो हरियाणा में कांग्रेस की बहुत थी ना, वहां भी यही तो हालत थी कि जिलाध्यक्ष नहीं थे। तो अब मान लो मुझे एक बात बताओ, खेमसर के एक गांव में कहीं डाणी है, वहां से वोट कैसे लाएंगे जब आपके पास नेटवर्क ही नहीं है? नेटवर्क है ही नहीं उनके पास, अभी तो वैसे भी नहीं है, पहले थोड़ा बहुत था, अभी तो ब्लॉक के फिर भी इन्होंने बढ़ा लिया अभी, है ना? हाँ।
तो ये शायद चुनाव तक चीजों को सही कर लेंगे, मुझे लगता है। अगर इन्होंने बड़ा सोच समझ के चुनाव लड़ा। अब तो इतना सा समय, अभी तो कुछ नहीं है समय, लेकिन कुछ तो किया ही होगा भाई, जिनको ब्लॉक की जिम्मेदारी दी है उन्होंने। देखो अब वो तो क्या कितना जब जिप लेके घूम रहे हैं तो कांग्रेस की अपनी मस्ती में ही रहती है। कांग्रेस ये कोई अभी गमछे मिले हुए हैं सबको, आप क्यों चिंता कर रहे हो? कोई यहाँ की बात। चलो कांग्रेस से हटते हैं, आरएलपी से हटते हैं और बीजेपी पे आते हैं। खिंवसर को लेके बीजेपी पे आते हैं, बाकी सलूम्बर वाली सीटों पे हम पॉडकास्ट में चर्चा करते रहेंगे। खिंवसर में क्या लग रहा है? 1 और 2 नंबर बता दीजिए, ज्यादा मत करिएगा। रेवतराम डांगा, ज्योति मिर्धा और हापूराम चौधरी, ये हाँ, ये संगठन की तरफ से। धनंजय सिंह खिंवसर एक नाम, मुझे नहीं लगता है, नहीं मिलने वाला। बड़ा सिंपल कारण है, देखो ना, मैं कारण बता देता हूं। है ना घर से। हाँ, तो क्या हुआ? बीजेपी में तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना कि आप एक ही घर से 2-2, 3-3 टिकट दो, ये संभव नहीं है। ये भी बात सही है। उनके पिता कैबिनेट मंत्री है और वो भी लोहावट खिंवसर से सटा हुआ है। उधर पिता एमएलए, इधर बेटे एमएलए प्रत्याशी। ये बीजेपी में थोड़ी चलता भाई। कभी कभी बीजेपी आंख बंद कर सकती है। नहीं, मैं बता देता हूँ, देखो कारण। हाँ, करती भी है, देखो कई मामलों में मैंने देखा है, बंद करती है बीजेपी। लेकिन यहाँ बड़े सिंपल कारण है। जब रेवतराम डांगा आरएलपी को छोड़कर बीजेपी में आए और इधर से भी कुछ नेता जो इधर उधर थे, भटके हुए कह सकते हैं, कि उनको क्लियर नहीं था कि हम लोग कांग्रेस में रहे, बीजेपी में रहे, न्यूट्रल रहे। हाँ। ऐसा बहुत कुछ थोड़ा अपन याद करेंगे तो याद आएगा। तब बीजेपी ने सर्वे करवाया था रेवतराम डांगा के ज्वाइन करने के साथ ही। रेवतराम डांगा, जगदीश मीडिया, बहुत सारे लोगों ने बीजेपी ज्वाइन करी थी। सवाई सिंह जी ने, है ना। उस सर्वे में ये क्लियर कट बात है, कोई छुपी छुपाई नहीं है, रेवतराम डांगा सबसे आगे थे। ठीक है, तो उस कारण से रेवतराम डांगा को टिकट मिली। ठीक है, बीजेपी ने बहुत जल्दी सर्वे करवा लिया था और उसके कारण वो टिकट मिली। तो बीजेपी में तो ऐसा नहीं होता कि किसी ने कह दिया या कोई नेता बार बार पैरवी कर रहा है इसलिए टिकट। वो रियलिटी चेक करते हैं, वो बहुत सोच समझ के टिकट देते हैं। जो बीजेपी का सर्वे था वो सही भी साबित हुआ। तभी तो चुनाव इतना पास आ गया, इतना कठोर चुनाव था। हाँ। मैंने तो देखो 13 साल मुझे हो गए, मैंने 13 साल में 4-5 चुनाव देख लिए बड़े। 2 लोकसभा देख लिए, 2 विधानसभा देख लिए, 1 बाई इलेक्शन देख लिया खिंवसर वाला, और अपन ये दूसरा बाई इलेक्शन देख रहे हैं। खिंवसर जैसा कठोर चुनाव, इतना महीन चुनाव मैंने तो इतने सालों में नहीं देखा था। कभी नहीं हुआ भी नहीं अपने यहाँ। वो समय याद करो जब 17 राउंड की गिनती हो गई थी और बाहर लोगों ने ये कह दिया, एक अनुमान लगाकर, डांगा जीत गए, कि डांगा जी 1500 वोटों से जीत गए। हाँ, ऐसा चल रहा था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि बीजेपी सर्वे करती है। हाँ, बहुत सारी चीजों को देखती है ना, बकायदा एक बड़ी लंबा चौड़ा परफॉर्मा होता है कि ये चीज हर एंगल देखी जाता है, तब जाके टिकट मिलती है। उसमें आज भी वही नंबर 1 है जो पहले थे। दूसरी एक बात और, खिंवसर में बीजेपी उस स्थिति में थी जिस स्थिति में आज कांग्रेस है, या पिछले चुनाव में कांग्रेस थी, जो तेजपाल मिर्धा ने वोट लिए, यानी रामचंद्र जी उता ने जो वोट लिए उस स्थिति में। तो कोई पार्टी अगर 25-26 हजार वोट से अगर 80 हजार के आसपास जाती है किसी एक प्रत्याशी को टिकट देने से, तो उसका टिकट यार कौन काटेगा बताओ? सही बात है ना। और क्यों काटेंगे? मुझे कोई कारण तो चाहिए ना। और कट गया फिर उसका भी तो देख के चलना पड़ेगा। चलो मिलता है तो ठीक है, पिछली बार दम कम था, इस बार लगाएंगे और ज्यादा दम लगा के हाइशिया। अभी नहीं मिला तो फिर कौन सा दम लगाएंगे? देखो आज की तारीख में कोई बड़ा सीधा कारण तो दिखता नहीं है ना, जो अपने को नहीं पता है। हो सकता है कि अंदर कोई कारण हो। अगर संभावना पे अपन बात करें ना, तो संभावना तो बहुत चीजों की रहती है। तो फिर दूसरा विकल्प ज्योति मिर्धा का है। और बीजेपी के पास अगर फिर भी नहीं बैठा, क्योंकि देखो बहुत चीजें चल रही है लोकसभा चुनाव के बाद, है ना, हार के कारणों को लेकर बहुत कुछ हुआ है ना, और वो बहुत सारी चीजें ओपनली दिखने लगी थी तभी। कुछ वीडियो वायरल हुए, इतना कुछ हुआ था ना। तो अगर उसका भी विरोध हो गया तो फिर पार्टी अपने स्तर पे तय करेगी कि हमें किसे टिकट देना है। और बीजेपी में देखो ज्यादा कोई विरोध नहीं होता, ये तो अपन जानते हैं। होने में तो महेंद्र जी आपने मैंने दोनों ने देखा कितना होता है अंदरूनी। वो अंदरूनी होता है, ओपनली कोई नहीं कह सकता ना। कोई मिला क्या? पिछला चुनाव भी मुझे अंदरूनी विरोध ही दिख रहा था ऐसा।
लगा था। बट मैं एक सवाल और बताता हूं कि अगर रेवंत राम डागा को टिकट नहीं मिलती है, ज्योति मिर्धा को मिलती है, तो क्या विरोध रहने वाला है या फायदा होने वाला है, या ज्योति मिर्धा को मिलती है और रेवंत राम डांगा कितना विरोध करेंगे या फायदा होने वाला है, ये अगले पॉडकास्ट में हम चर्चा करेंगे। इस पे तो जरूर जुड़िएगा। फिलहाल महेंद्र जी अपनी बात पे फिर आते हैं। लोकसभा चुनाव का जो नतीजा था वो देखो, सीधे तौर पे तो लोगों के लिए प्रत्याशी नहीं था ना। कैसे नहीं था, इसका कारण बताऊं कि दो पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी और सामने एक पार्टी थी, ठीक है, और जो मोदी वेव थी वो भी कम हो गई थी। अब की बार शांति थी, है ना। तो सीधे नजरिए से अपन जहां भी चौपाड़ों पे गए थे या कहीं और गए थे तो लोग ये कह रहे थे कि बेनीवाल चुनाव जीतेंगे। लेकिन आप वो लास्ट 15 दिन याद करो, जब ज्योति मिर्धा ने उग्र होकर भाषण दिए थे ना, खिलाफ आक्रामक हुई थी और एक नैरेटिव बिल्डअप हुआ था बहुत जबरदस्त। देखो, पहले अपन ने नहीं देखा कि लोकसभा चुनावों में या किसी एक लोकसभा क्षेत्र में भी एक अलग नैरेटिव बिल्डअप होता होगा। वो सामूहिक होता है ना, चाहे हिंदू मुस्लिम हो जाए, चाहे जाति वाला हो जाए, फिर वो होता है तो पूरे स्टेट में, सब जगह, पूरे देश में ही होता है ना। हाँ। लेकिन यह अपने लोकल नैरेटिव बिल्डअप हुआ था, है ना। एक तो हनुमान बेनीवाल के पक्ष वाला वोट, एक विरोध वाला वोट, एक विपक्ष वाला ना, ये वही था ना। तो ये इस कारण से बिल्डअप हुआ कि ज्योति मिर्धा जो स्लो चुनाव लड़ रही थी वो अचानक आक्रामक हुई थी, एकदम से उग्र हो गई थी, वो उग्र हो गई थी, है ना। हालांकि देखो, कुछ चीजें चुनाव में आप भाषण देते हो तो चूक जाते हो, हर नेता चूकता है। बड़ा अब यह फर्क क्या अपने देखो, अपने यहाँ जिले में एक बड़ा विचित्र फर्क है जिसको लोगों ने स्वीकार कर लिया। जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ चीजें ऐसी होती है जो अपन कहते हैं ना, ये तो यार होगा ही होगा, इसका तो कोई इलाज नहीं है, समझ रहे बात को, कि ये तो होगा। तो हनुमान बेनीवाल कोई बात कहते हैं ना, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, चाहे वो गुस्से में हो, कुछ भी हो, चाहे उनका कोई बुरा ही नहीं मानता। अगर बुरा मानता तो वापस कोई विरोध तो करता। कोई ज्योति मिर्धा के अलावा कोई ऐसा नेता नहीं है या रेवंत राम डांगा जिन्होंने ये कहा हो कि हनुमान बेनीवाल ने ये बात गलत कही है। सही। इवन ताजा उदाहरण ले लो डोटासरा का, हनुमान बेनीवाल ने तो कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन बदले में डोटासरा ने क्या कहा कि वो बड़े भाई है, आपको क्यों तकलीफ हो रही है, बस यही बात। तो वो स्वीकार्य है भाई, है ना, हनुमान बेनीवाल। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ, ज्योति मिर्धा ने वो क्यूसर में वो जो जिक्र किया थली बेल्ट की तालिबान की तरह लगता है ना, वो आ गया, एक संविधान आ गया, एक संविधान वाला, हाँ। उनको बहुत अलग एंगल से लिया क्या गया भाई। देखो, आरएलपी के पास एक सोशल मीडिया की टीम है ना, अपने बिना हनुमान बेनीवाल के बिना पैसे खर्च किए वाली टीम है वो, बिना पैसे खर्च किए। सच्चाई भी यही है, ऐसा तो है नहीं कि वो वही उन्होंने घर पे बैठा रखी है, कुछ भी नहीं। उनके घर पे सब लोग बाहर बैठे 5-10, लेकिन वो लाइव आए अगर अपने घर के बाहर से ही। अगर हनुमान बेनीवाल, सच्चाई है कि अगर उनके घर के बाहर 4 आदमी बिठा दो आप और हनुमान बेनीवाल को ऐसे बोलो कि आप लाइव आ जाओ अपने फेसबुक पे, तो 5-7 हजार आदमी तो ऐसे ही आते हैं उनके। वो बिना पैसों वाली टीम है उनकी, वो बाहर बैठे बैठे लिखेंगे आरएलपी एचबी, और कई तो ऐसे हैं जिनको पढ़े लिखे नहीं है, होते हैं युवा। अब एचबी और आरएलपी नहीं आता है तो वो एचपी भी लिख देते हैं, और वो लिखते हैं, कई बार जल्दबाजी में लिख दिया जाता है, नहीं वो लिखते हैं, वो कई लोग ऐसे जो लिखते हैं, वो फैन फॉलोवर्स हैं उनके, वो बीजेपी में नहीं है, वो बीजेपी में वैसे नहीं है, अपने यहाँ नहीं है। देखो, बाकी जगह तो है, ऐसा नहीं है कि राजस्थान में नहीं है, अपने यहाँ नहीं है। इसके बहुत बड़े विस्तृत कारण है, अपन अगले पॉडकास्ट में चर्चा करेंगे इस पे भी। ऐसा क्यों है, यहाँ ऐसा क्यों है ना, युवा कहाँ है बीजेपी के, इस पे एक बड़ी चर्चा करनी है अपने को। क्योंकि अपने को सारे के सारे, मैं तो जब भी बीजेपी कार्यालय में जाता हूँ मुझे तो सारे के सारे व्हाइट सीनियर सिटीजन दिखते हैं। युवा कहाँ है, युवा नहीं है, बीजेपी के गुप्त है, उस पर चर्चा करेंगे अगले पॉडकास्ट में। फिलहाल इसके लंबे चौड़े कारण है इसके, कम से कम 10 सालों से तो वो सीधे दिख रहे हैं, तो उस पे हम अगले वाले पॉडकास्ट पे चर्चा करते हैं। फिलहाल बताइए, बेनीवाल, डांगा, ज्योति मिर्धा, राघवेंद्र मिर्धा, दुर्ग सिंह, कौन मजबूत दिख रहा आपको इस स्थिति में, किसका पलड़ा मजबूत है? देखो, मैंने आपको बताया था कि सीधी टक्कर सुनील दो ही पक्षों के बीच है ना, बीजेपी और आरएलपी।
इसको एक दूसरे नजरिए से ये कह सकते हैं कि हनुमान बेनीवाल समर्थक वोट और हनुमान बेनीवाल के विरोध वाले वोट। पिछले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और उसके बाद का जो समय है ना, उसमें हनुमान बेनीवाल ने अपनी पॉलिटिक्स को बहुत मूव किया है, बदला है। और बदलाव देखो राजनीति में जरूरी होते हैं। आप लंबे समय तक एक ट्रेडिशन पे पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, ना तो आप पॉलिटिक्स कर सकते एक ट्रेंड पे, ना आप एक ट्रेंड पे व्यापार कर सकते, ना आप एक ट्रेंड पे पत्रकारिता कर सकते। समय पे बदलना पड़ेगा, समय भी बदलना पड़ता है। अपन लोग अखबारों में थे, फिर टीवी में आए, फिर अपन टीवी यूट्यूब पे है, तो अपन भी बदलेंगे। सोशल मीडिया पकड़ना पड़ा वो समय के हिसाब से। कुछ सालों तक जाति पॉलिटिक्स चल जाती है, ठीक है। कुछ समय बाद आपको कुछ और व्यापक सोचना पड़ता है लगातार बने रहने के लिए, और कुछ सालों बाद और उससे भी व्यापक सोचना पड़ता है ना। जैसे बीजेपी ने किया है, अपन किसी और का उदाहरण क्यों लेवे, देश की सबसे बड़ी पार्टी है तो उसका अपन उदाहरण ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी को देखकर दूसरे लोग नहीं करते, बाकी लोग भी सीखते हैं। हर आदमी तो एक दूसरे को देखकर ही तो सीखता है, कोई अपन पेट में तो नहीं सीखते। बीजेपी ने पहले हिंदू पॉलिटिक्स करी, ठीक है, हाँ, खुले तौर पे हमने देखी स्टार्टिंग में जब बीजेपी नहीं थी। अब बीजेपी कौन सी पॉलिटिक्स कर रही है? अभी की स्थिति में तो बीजेपी मूल ओबीसी के पीछे लगी है, ठीक है। हाँ। अपने यहाँ नहीं हो रहा ये, उनको अभी नॉर्मल में लगी है, अपने यहाँ नहीं हो रही है मूल ओबीसी पॉलिटिक्स। इसका भी बहुत सारे कारण है, अपन कभी और चर्चा करेंगे, चर्चा भटक जाएगी अपनी, है ना। ठीक है। बाकी अब बीजेपी देश में मूल ओबीसी की पॉलिटिक्स व्यापक स्तर पर कर रही है। सामान्य वर्ग तो वैसे भी बीजेपी के साथ माना जाता है ना, ब्राह्मण, बनिए, राजपूत, ये माना जाता है कि ये बाहुल्य, इनका वोट ज्यादा बीजेपी को मिलता है। ऐसा तो है नहीं कि सारे बीजेपी को मिलता है ना, क्योंकि कांग्रेस में भी हर जाति के नेता है। हाँ। लेकिन ज्यादा मिलता है बीजेपी की पॉलिटिक्स। अब मूल ओबीसी पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा फोकस्ड है आज की तारीख में। तो इन चीजों को देखकर बाकी क्षेत्रीय पार्टियां भी सीखती है कि यार हमें भी अपना ट्रेंड बदलना पड़ेगा, अपन रोज एक ट्रेंड पे नहीं चल सकते है ना। वो ऐसा नहीं है कि वो कोई आज सीख रहे हैं ना। पुखराज गर्ग थे ना प्रदेश अध्यक्ष, हाँ, तो जेएमएम का जो हनुमान बेनीवाल खूब कहते हैं कि जाट, मुस्लिम, मेघवाल, तो वो मेघवाल कम्युनिटी से थे। बावरी समाज से इंदिरा बावरी थी, तो एससी के 2 एमएलए थे इनके पास। हाँ। और बाकी लोगों से कनेक्ट करने की इन्होंने कोशिश करी थी। हर आदमी अपनी कोशिश चंद्रशेखर रावण से भी किया, लेकिन कई बार आदमी क्या है कि चीजें समझ नहीं आती या चीजें उनके अनुकूल नहीं होती। जरूरी समय का पहिया है, देखिए हर बार देखो हर चीज अनुकूल नहीं होती। आप हमेशा एक जगह नहीं रह सकते, कोई भी नहीं रहता। हनुमान बेनीवाल का तो वो भी दौर देखा जब हुंकार रैली में कितने लोग थे, हर जात के भी थे, जरूरी नहीं था जेएमएम वाले थे, सभी थे। हाँ। और एक दौर वापस वो भी आया कि सारी पार्टी टूट के बिखर गई। उस पे भी एक पॉडकास्ट बनाएंगे कि पार्टी टूटने का क्या कारण रहा। भाई लाखों लोग होते थे इकट्ठा ना, वो समय था, खूब सारे नेता थे वो समय था, खूब नेता थे। एक गाड़ी जब इनकी निकलती थी तो पीछे 300 गाड़ियां रहती थी। 20-25 की ओंकार रैली, बीकानेर की ओंकार रैली, ये कुछ रैलियों में तो अपन गए, बाड़मेर वाली, अपने बाड़मेर चलो अपन गए नहीं। हाँ। वीडियो तो अपन सबने दुनिया ने देखे है ना। हाँ, खूब रैली थी। और फिर बहुत देखो इतनी सारी चीजें हैं कि उनपे तो अपने जो ये अपन क्या बोलते हैं उसको, ये पुलिस में होती है इंटेलिजेंस, क्या होती है अपने, एक अपने यहाँ पे होता है सीआईडी वाले, आईबी सीआईडी, हाँ, ये लोग आंकड़े निकालते थे बैठ के, तो मालूम चलता था अरे इतने लाखों की भीड़, इतनी लाखों की भीड़, इतनी लाखों की भीड़। वो एक समय था उनका, वो चार्म होता है, देखो अंग्रेजी में शब्द है ना, चार्म होता है किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण। और समय अनुमान अभी भी है, धीरे देखो है ही, तभी तो जीत रहे हैं। हाँ। लेकिन क्या है कि कई बार वो लंबे समय तक आदमी नहीं रख पाता, कोई नहीं रख पाता। दुनिया में कोई ऐसा हुआ ही नहीं जो 1 साल से लेकर 100 साल तक एक ही चीज को कंटिन्यू रख सके, संभव ही नहीं है ना। लोगों की आदत है, लोगों को नई नई चीजें चाहिए। एक किस्सा सुना दीजिए, नई लेटर चाहिए। लोकसभा अपन शायद विधानसभा के चुनाव में थे, खिमसर वाला, रेवंत राम डांगा को 2000 वोट से हारे थे, ऐसा कुछ। अपन सड़क पे चल रहे थे, हनुमान बेनीवाल चुनाव जीत गए थे, एक लड़का मिला था आपको, वो किस्सा सुना दीजिए। वो होती है फॉलोइंग हनुमान बेनीवाल वाली, वोट भले एक ही ना मिले। हाँ, वो किस्सा एक बहुत, वो मेरे को कभी कभी बहुत याद आता है, गौर से सुनिएगा, वो एक किस्सा बहुत अच्छा है। महेंद्र जी अच्छा समझाते हैं। ये पिछले विधानसभा चुनाव की बात है।
आप ये बात देखो, इसलिए बता रहे हैं अपन कि समर्थक और कट्टर समर्थक में क्या फर्क होता है। हाँ, अपने देश में कट्टर समर्थक है मोदी के, हाँ, ये तो मानते हैं ना अपन, वो भी हिंदुत्ववाद के हाँ, हिसाब से। हाँ, वो हिंदू के एंगल से। हाँ, और ये हनुमान बेनीवाल के कट्टर समर्थक। कट्टर समर्थक। कांग्रेस कार्यालय के सामने चाय की दुकान है, हाँ, अपने जीतू भाई की, नागौर में। हाँ, अपन शाम के समय चाय पीने के लिए जाते थे कि भाई चलो फ्री हो गए, इलेक्शन चल माथा फट रहा है ना, हाँ। तो अपन चाय पीने के लिए जाते हैं और घंटा 2 घंटा लोगों से बातें करते, टाइम पास हो जाएगा, वो उनसे कुछ जानकारी भी मिल जाती है, फ्री टाइम वाला। हाँ। तो वहाँ अपन जो रोज जब आप टीवी पे आते हो, यूट्यूब पे आते हो, लोग पहचान लेते हैं ना, ये पत्रकार है। हाँ, हाँ। तो एक ने मेरे को छेड़ा, हाँ। कौन जीतेगा, हाँ। तो अपन तो ये नहीं कह सकते ना कि ये जीतेगा, वेव के हिसाब से बता रहे थे। हाँ। अपने को देखो ध्यान भी रखना पड़ता है, अपन ये किस क्लियर नहीं कह सकते कि ये जीत रहा है, ये जीत रहा है। अपने को संतुलित बात करनी पड़ती है। उसमें खूब सारे लोग थे, अपने कांग्रेस वाले दोस्त भी थे, बीजेपी वाले भी थे, बीजेपी वाले दोस्त भी बैठे थे, 2 आरएलपी वाले दोस्त, आरएलपी के 2 ही थे, आरएलपी के 2 ही थे। उसमें एक को अपन उसको जो जिसने बहस करी उसको अपन जानते भी नहीं है ना, हाँ। बाकी दूसरा जो मित्र है वो अपना। तो वहां जब ये शुरू हुआ तो मैंने कहा भाई कंपटीशन है, हाँ, है ना। तो भाई साहब एक आदमी ने मुझे ये कहा, आप सुना इस बात को गौर से, कि चाहे वोट एक ही मत मिलो, हाँ, जीत ही तो बेनीवाल है। फिर से सुना इस बात को, उसे टेबल पटकी वहां, उसे टेबल पे मार के बोला ऐसे कि चाहे वोट एक ही मत मिलो, जीत ही बेनीवाल है। हाँ। तो क्या मैंने सिर खुजाया, मैंने उसको कहा, मैंने कहा चल, वो तू बैठा था याद है, मैंने वहां लिखा 0, है ना, ऐसे ही, हाथ पे कोई पेन तो था नहीं अपने पास, वो टेबल पे 0 मैंने कहा ये मैं लिखता हूँ 0, तू कह रहा ना एक ही मत मिलो, एक ही नहीं मिलने का तो मतलब 0 है। अब बता कैसे जीत। उसने आधा घंटे अपने से बहस करी, की मत मिलो, जीतेगा नहीं मेरा, वो कट्टर समर्थक है। तो कहने का मतलब ये कि वो कट्टर समर्थक है ना, हाँ। और वही लोग नैरेटिव बनाते हैं, बस वही बात है, वही लोग नैरेटिव सेट करते हैं, वही लोग माहौल सेट करते हैं। और हर पार्टी में ऐसा नहीं है कि भाई क्यों सर के इतने वोट है, जितने लोग वोट दे रहे हैं वो होता है, नहीं। हर विधानसभा क्षेत्र में मुश्किल से आपको, हर विधानसभा क्षेत्र बता रहा हूँ, 2-2 2.5 हजार लोग ऐसे होते हैं जिनको पार्टियों से, नेता से मतलब है, बाकी आम लोगों को क्या मतलब, मुझे बताओ। हाँ, सही वो गांव में बैठे, क्या लेना देना, इतने ही तो लोग होते हैं ना। उस दिन कितने लोग बैठे थे, 2 ही तो बैठे थे, 2 आरएलपी के थे, 3-4 बीजेपी के, 3-4 कांग्रेस के, पर 2 लोग 10 ने दफा दिया मैंने। हाँ, वो है ना, खूब लगे थे, है ना, भाई था क्या, भाई था, सही बात। कांग्रेस वालों तो हाथ खड़ो करती है कि तू रुक जा बापू, वो अकड़ गया था, वो बोला जीतेगा नेता हनुमान बेनीवाल, वोट भले एक ही ना मिले। तो भाई ये एक समर्थक वर्ग होता है, दूसरा कट्टर समर्थक वर्ग होता है। जातीय फैक्टर खिंवसर में कितना लागू होगा, हरियाणा चुनाव में देखा अभी सब लोगों ने, तो खिंवसर में कैसा रहेगा ये बता दीजिए। एक्चुअल में मैंने पहले बताया था तेरे को कि 2 ही तरह के वोट है वहां, एंटी हनुमान और हनुमान प्लस वाले। हाँ, उसमें सारी खिचड़ी है, ऐसा नहीं है कि हनुमान बेनीवाल को कोई एक ही समाज के वोट मिलते हैं, ये तो देखो बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा कोई कहता है तो ये गलत बात होती है ना। कितने दूसरे मिलते हैं ये, इसमें कोई चर्चा हो सकती है। ज्यादा जाट समाज के मिलते हैं, इस बात को भी कोई इनकार नहीं करता, देखो ना। लेकिन बाकी जो कास्ट है उनके भी वोट मिलते हैं। देखो जाति फैक्टर मायने तो रखता है, मायने अगर नहीं रखता तो फिर आचार संहिता लगने से ठीक पहले बावरी समाज का वो कार्यक्रम नहीं होता खिंवसर में, समझ रहे हो बात को। ठीक है। और आचार संहिता लगने से ठीक पहले नागौर के अमर राजपूत छात्रावास में शिलान्यास नहीं होता, हालांकि वो सांसद कोष का ही काम था, लेकिन उन्होंने शिलान्यास किया। देखो हर फैक्टर ही मायने रखता है ना, और जाति तो बहुत मायने रखती है चुनाव में।
कोई लोग मानते नहीं है, कोई नेता ये नहीं कहता, सब ये कहते हैं हम तो 36 कौम की पॉलिटिक्स करते हैं, सब धर्म हमारे लिए समान है ना। ये कहने की बातें होती है, हकीकत क्या है सबको पता है, कोई उसको बोलना नहीं चाहता बस, है ना, बताने ये फर्क बताना नहीं चाहता, सब वही पॉलिटिक्स करते हैं, कोई नहीं बचा हुआ। अगर ऐसा नहीं होता तो जिस क्षेत्र में जो जाति बाहुल्य है उसे कोई सारी पार्टियां टिकट क्यों देती है? सही बात। अगर जाति की पॉलिटिक्स कोई कहता हम तो नहीं करते, तो फिर आप जिस जगह जो जाति बाहुल्य है उसको टिकट नहीं देकर कोई दूसरी को दो ना, पता चल जाएगा आप जाति की करते हो नहीं करते हो। करते ही है ना, पार्टियां खुद ही करती है, तो उन पार्टियों के प्रत्याशियों की क्या गलती है मुझे बताओ। सही बात है भाई, सिंपल बात है। देखो जोधपुर में किसी क्षेत्र में विष्णु बाहुल्य है तो दोनों पार्टियां उनको टिकट देती है, दोनों विष्णु आमने सामने होंगे। अगर नागौर में जाट बाहुल्य है, सामान्य सीट है तो 2 जाट खड़े होंगे। अगर किसी सीट पर जाकर जयपुर शहर में ब्राह्मण बाहुल्य है तो दोनों आमने सामने ब्राह्मण होंगे, है ना। कहीं एसी की सीट है और एसी में अगर मेघवाल बाहुल्य है तो दोनों ही मेघवाल, ज्यादातर चांस में मुस्लिम में भी वही होगा, सेम ही मुस्लिम होगा। हाँ सेम। पार्टियां करती है ना, तो फिर नेताओं को क्या दोष है? बदनाम है, वो बदनाम कई लोग हो जाते हैं, उनकी अपनी गलतियां होती है। देखो उसके लिए अपन पार्टियों को दोषी नहीं ठहराते। वो फिर आदमी जब एमएलए बन जाता है तो देखो समझदार आदमी अगर सोचे ना तो एमएलए के पास बहुत ताकत होती है भाई, खूब ताकत है ना, खूब ही ताकत होती है। तो वो कितनी ताकत का इस्तेमाल करता है ये एक अलग बात है, लेकिन उसके आसपास वाले है ना, वो ताकत को बहुत अलग तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं। और बहुत सारे नेताओं के साथ ऐसा हुआ, अपने जिले में भी हुआ है कि उनके पॉलिटिक्स कैरियर को वो लोग खा गए, साथ वाले बैठकर, है ना। उनके दिमाग में वो भूत पनपता है, जीतते ही जब नारे लगते हैं ना, तो पीछे जो खड़े होते हैं ना उनको ये लगता है बस उनको वो बूस्टर डोज मिल जाती है, फिर उनको कुछ नहीं दिखता। ये दिखता ही नहीं कि हमने कहां से वोट बंटोरे। फिर पावरफुल हो जाता ना व्यक्ति, आदमी के पास ताकत आती है, सब भूल जाता है वो कि भाई हमने सबसे वोट लिए थे। फिर वो वन वे चलता है और यही जाकर आदमी पिटता है। लोगों को थोड़े टाइम में समझ आ जाती है कि देखो क्या हो रहा है। और अपने जैसे जिले में जहाँ हम रह रहे हैं, ये तो हमारे नागौर जिला तो थोड़ा अलग ही है, यहाँ हर चीज का हिसाब होता है भाई। आज नहीं मिलेगा तो 2 महीने बाद किसी को कमजोर मान ही नहीं सकते यहाँ, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। कौन कहाँ जाकर कैसे आटा निकलेगा पता और नहीं चलता। जो थोड़ा सा चलता फिरता व्यक्ति है ना, बीज वो देगा, उसको पता है ना कि ये गलत हो रहा है मेरी कास्ट के साथ। विशेषकर मैं आपको बताऊं कि मेरी जाति के साथ कुछ गलत हो रहा है ना, तो वो ऐसे बीज बोएगा धीरे धीरे, फिर सामने वाले की फसल बर्बाद, वो जेल पनपा देगा। और पता ही नहीं चलेगा उनको। होता है क्या, लीडर खुद नहीं करता भाई, मुझे नहीं लगता कोई लीडर ऐसा करते, क्योंकि उनको पता है मैं ऐसा करूंगा तो बाकी जाति मेरे से नाराज हो जाएगी, तो मैं फिर से चुनाव कैसे जीतूंगा। उसको तो हर बार जीतना होता, कोई हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ता, कोई नहीं लड़ता चुनाव। लेकिन जो साथ के लोग होते हैं ना उनको कुछ नहीं दिखता। अच्छा, उनमें इतनी समझ होती तो फिर वो आगे होते ना, है ना, वो पीछे क्यों होते नारे लगाने वाले। खैर, आज के चक्कर में आज की पॉडकास्ट यही थी, लंबी हो गई। कल चर्चा करेंगे कि ज्योति मिर्जा को आखिर हार का सामना क्यों करना पड़ा। चर्चा करेंगे कि इस बार नागौर, सलूम्बर, देवली, उनियारा, झुंझुनू से किनको टिकटें मिलने वाली है। झुंझुनू देवली पर चर्चा करेंगे, उन पे ज्यादा चर्चा रहेगी क्योंकि वहाँ हनुमान की भी नजर है। वहाँ फोकस रहेगा। उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं, वो कल बताएंगे। देवली उनियारा में कर सकते हैं, कल बताएंगे कौन सा उम्मीदवार देवली उनियारा में हनुमान बेनीवाल खड़ा करने वाले हैं। इसके अलावा किस्से बहुत हैं, चर्चाएं बहुत हैं, पिछले चुनाव की भी और इस बार के चुनाव की भी। देखते रहिए पॉडकास्ट और लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। महेंद्र जी बिश्नोई के YouTube चैनल पर भी मिल जाएगा और मेरा पॉडकास्ट पंचायत टीवी पे आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।